और चलिए शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। जयपुर से खबर मिल रही है जहां थार गाड़ी से हिट एंड रन का मामला सामने आया और इस मामले के अंदर एनडीटीवी राजस्थान की खबर का बड़ा असर हुआ है और पुलिस ने इस मामले पर संज्ञान ले लिया है। कार्रवाई कर थार गाड़ी को जब्त कर लिया है और फरार कार चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। लाल रंग की थार एक युवती चला रही थी, इसके बारे में जानकारी मिली और गाड़ी मालिक प्रिया चौधरी की बेटी भव्या चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। हादसे में पारस व्यास उर्फ केशव की इसमें मौत हो गई थी और पारस की बुआ के पैरों में भी फ्रैक्चर आया था। टोंग फाटक का रहने वाला था पारस व्यास, जिसको इस कार ने टक्कर मारी थी। और आपको ये तस्वीरें भी दिखा दें। ये जब तस्वीरें सामने आई थी तो हर कोई हैरान था और सवाल मन में ये कि भाई जिस तरीके से कार जिस तेजी के साथ चल रही थी, जिस रफ्तार में चल रही थी, कई गाड़ियों को टक्कर मारते हुए कार निकली थी। लेकिन फिलहाल एनडीटीवी राजस्थान ने इस खबर को बड़ी प्रमुखता के साथ दिखाया था और अब इस मामले को लेकर के कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि इसमें खबर का असर हुआ है, पुलिस ने मामले पर संज्ञान लिया है और कार्रवाई कर थार गाड़ी को जब्त कर लिया है और साथ ही फरार कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया कि जो लाल रंग की थार जो चला रहा था वो एक युवती थी और गाड़ी मालिक प्रिया चौधरी की बेटी भव्या चौधरी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं हादसे में पारस व्यास और केशव की मौत हो गई थी। पारस की बुआ के पैरों में फ्रैक्चर आया था और टोंग फाटक का रहने वाला पारस व्यास बताया जा रहा था, जिसकी इस हादसे में मौत हो गई। घटनाक्रम ये है कि एक कोई लड़का था पारस व्यास, उनके साथ उनकी कोई रिलेटिव थी लेडी। दोनों स्कूटर पे कहीं जा रहे थे। इन बिटवीन एक कोई थार जो एफआईआर में है लाल और काले कलर की है, उसने उनको हिट किया और हिट करके वो गाड़ी वहाँ से चली गई। इस दुर्घटना में जो स्कूटर चालक था पारस शर्मा, उनकी डेथ हो गई है और उनके साथ जो लेडी थी, उनकी जो रिलेटिव थी, उनके भी पैर में चोट आई है। एफआईआर दर्ज हो गई है और जो थार गाड़ी है वो हमने डिटेन कर ली है। गाड़ी को कौन चला रहा था, आरोपी कौन है, ये भी इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं, उसके बाद में डिटेल आपको दे दी जाएगी। वहीं राजस्थान में सड़क हादसों की 3 घटनाओं ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया। बीते दिन जयपुर पुलिस ने कार से ब्लैक फिल्म हटवाई और करीब 150 वाहनों को जब्त किया था और इसके तुरंत बाद ही थार गाड़ी का आतंक देखने को मिला। पूरे शहर में रेड कलर की थार ने ऐसा कोहराम मचाया कि करीब आधा दर्जन गाड़ियों को टक्कर मारी और इसमें एक शख्स की जान भी चली गई। अलवर में भी चालक की लापरवाही से एक रिक्शा चालक की दर्दनाक मौत हो गई और भरतपुर में युवक की मौत के बाद कैसे मानवता शर्मसार हुई, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जयपुर, अलवर और भरतपुर से क्या ये पूरे मामले हैं, कैसे सड़क हादसे हुए और क्या हमें सबक लेना चाहिए, जरा आगे आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। जयपुर पुलिस ब्लैक स्कॉर्पियो और थार गाड़ियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। पुलिस की माने तो थार गाड़ियां सड़कों पर स्टंटबाजी करते हुए अपना कहर मचाती हैं। पुलिस क्यों इन थार गाड़ियों पर अपना डंडा चला रही है, इसकी बानगी राजधानी जयपुर शहर में देखने को तब मिली जब एक रेड कलर की थार गाड़ी सड़क पर काल बनकर दौड़ी। इस थार गाड़ी ने ऐसा कहर बरपाया कि पूरे शहर में कोहराम मच गया। पुलिस जब तक इस वाहन को पकड़ पाती तब तक एक शख्स की जिंदगी छिन चुकी थी। सड़कों पर भारी भीड़ भाड़ के बीच स्टंटबाजी दिखाने वाली 200 थार गाड़ियों को पुलिस ने एक ही दिन में जब्त कर लिया था। लेकिन चंद घंटे बाद ही पुलिस की कार्रवाइयों को चैलेंज करते हुए तेज रफ्तार एक रेड कलर की थार गाड़ी ने रफ्तार का कहर दिखाया और एक महिला समेत आधा दर्जन गाड़ियों को टक्कर मारी। घटना ज्योति नगर थाना इलाके के विधानसभा के पास स्थित आईबीएस हॉस्पिटल के टी पॉइंट पर हुई है। थार गाड़ी की स्पीड इतनी तेज थी कि स्कूटी पर सवार एक युवक और महिला को घसीटते हुए करीब 50 फीट तक ले गई। हादसे के बाद थार चालक तेज स्पीड में गाड़ी को दौड़ाते हुए फरार हो गया। सूचना मिलने के बाद ज्योति नगर थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। लहूलुहान हालत में एक्टिवा कार सवार युवक और महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इलाज के दौरान एक्टिवा कार सवार युवक की मौत हो गई, वहीं महिला के पैर में फ्रैक्चर हो गया।
जयपुर में एक बार फिर से थार गाड़ी का आतंक देखने को मिला है और हिट एंड रन का बड़ा मामला सामने आया है। विधानसभा और एसएमएस स्टेडियम के ठीक पास में आईबीएस हॉस्पिटल है, यहाँ पर यह घटनाक्रम हुआ है। और ये जो आप रोड पर देखेंगे, जो थार गाड़ी है उसके टायर के निशान आप यहाँ पर जो है वो साफ तौर पर देख सकते हैं कि सामने से वो जो थार गाड़ी है वो आया था। जो थार चालक है वो सामने से आया था और उस रोड से वो आया था। उसकी स्पीड जो है वो लगभग 150 की स्पीड थी और विधानसभा के ठीक पास में, एसएम स्टेडियम के ठीक पास ने उसने कई गाड़ियों को टक्कर मारी। फिर रोड पर जब वो आया तो फिर यहाँ पर एक एक्टिवा से एक युवक युवती जा रहे थे, उसको उसने चपेट में ले लिया और वहां उसने युवक को अपने चपेट में लिया। फिर उसके बाद वो उसको घसीटता हुआ यहाँ तक लेकर आ गया और सामने दीवार के पास ले जाकर वो युवक के उसको घसीटता हुआ ले गया। यानी कि वो ब्रेक लगा था तो शायद उसकी जान जो है वो बच सकती थी। हादसे का शिकार मृतक युवक का नाम पारस व्यास उर्फ केशव अपनी बुआ के साथ वो घर जा रहा था। उसी वक्त थार गाड़ी ने दोनों को अपनी चपेट में ले लिया। एक्सीडेंट का ये पूरा वीडियो पास ही मौजूद एक हॉस्पिटल के बाहर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। सीसीटीवी में थार की स्पीड काफी तेज नजर आ रही थी। यही नहीं, थार गाड़ी ने एक्टिवा को टक्कर मारने के बाद कई अन्य गाड़ियों को भी टक्कर मारी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर थार चालक की तलाश शुरू की। थार गाड़ी खोह नागोरियान इलाके के सीबीआई फाटक के पास रहने वाले प्रिया चौधरी की बताई जा रही है। पुलिस ने थार गाड़ी को जब्त कर लिया है। पारस व्यास नाम का कोई लड़का था जिसकी एज 23 साल की थी और अपनी बुआ नंदिनी के साथ स्कूटी पे जा रहा था। रात को 10:15 बजे का टाइम था। कोई थार वाला आया था, थार वाले ने टक्कर मारी, दोनों का एक्सीडेंट हो गया। लड़के को हॉस्पिटल पहुंचाया गया और जो लड़की है उसके पैर फ्रैक्चर हो गया, लड़के की डेथ हो गई है। जो थार गाड़ी जिसने टक्कर मारी उसको ट्रेस कर लिया गया है, जल्दी उसको पकड़ लेंगे। बहुत ज़्यादा स्पीड थी थार? हाँ, बहुत ज़्यादा स्पीड बताई जा रही है। और किसी को भी लगातार टक्कर मारते? नहीं, अभी उसको स्कूटी को ही टक्कर मारी, उसके अलावा 2 गाड़ियाँ और भी हैं उनके साथ, दोनों गाड़ियों को भी टक्कर लगी है। शराब की भी जानकारी हो सकती है? वो तो अभी पता चलेगा। मैम, ये गाड़ी किसी और की थी, प्रिया चौधरी की? प्रिया चौधरी के नाम से गाड़ी है, उनसे बात हुई थी। प्रिया चौधरी ने कहा कि मैंने गाड़ी किसी और को बेचान कर दी है, तो हमने उनको बुलाया कि आपने बेचान किए, उसके डॉक्यूमेंट्स लेके आप थाने पे उपस्थित होंगे। जैसे रात को हमें पता चला, हमें रात को पता चला था कि भाई पारस जो है उसका एक्सीडेंट हो गया है। तब एक्सीडेंट होने के बाद हम यहाँ पर जब आए तब हमें पता चला कि भाई पीसीआर उसको हॉस्पिटल ले गई है और रास्ते में उसकी डेथ हो गई थी। और उसके साथ जो उसकी मौसी या बुआ थी, उनके पैर भी दोनों फ्रैक्चर हो गए थे और इतने ज़्यादा क्रिटिकल हो गई थी सिचुएशन कि उनके एक पैर काटने की भी बात चल रही थी और हमें इतना ही पता चला था। उसके बाद से हम रात से ही हम यहाँ पे लगे हुए थे कि कोई सीसीटीवी मिल जाए, कुछ फुटेज मिल जाए, ताकि हमें क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ये पता चले। अभी तक यही पता चला है कि जो गाड़ी थी वो एक थार थी, वो लाल कलर की थी जिसपे काला कलर का बम्पर वगैरह था और उसके नंबर कुछ 6888 थे। पुलिस की जांच में ये बात सामने आई है कि प्रिया चौधरी ने गाड़ी किसी अन्य शख्स को बेच दी थी। जब प्रिया चौधरी ने गाड़ी किसी अन्य शख्स को बेची तो इसे कौन चला रहा था, फिलहाल पुलिस को अब तक इसका पता नहीं चला है। ऐसे में थार चालक अभी पुलिस की पकड़ से दूर है। हिट एंड रन के इस पूरे प्रकरण में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन इस पूरी घटना ने खाकी के उन सभी नियमों को भी ताक पर रख दिया जो कि सड़कों पर दौड़ने वाले वाहन चालकों के लिए बनाए गए हैं। जो मृतक है पारस, उनके केशव भी उनका नाम है, उनके दोस्त थे और बहुत ज़्यादा दुखी है क्योंकि बहुत पढ़ाई में इंटेलिजेंट था और घर की बहुत जिम्मेदारी थी। उसने बहुत पीड़ा देखी और बहुत दर्द से उभरा है। और लेकिन ऐसे अचानक से किसी और की गलती की वजह से वो अपने जान गंवा देगा। उसकी जो बुआ है वो भी कहीं ना कहीं गंभीर घायल है, पैर कटने की बात सामने आ रही है और उसने कई गाड़ियों को टक्कर जो है वो मारी है। बहरहाल पुलिस ने जो ऑनर है, जो जिसकी थार है, उसको ट्रैक कर लिया है। 6888 उसके नंबर है और उसकी गाड़ी उसका रिश्तेदार चला रहा था, तो पुलिस ने दावा किया है कि इसको जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अलवर शहर में सोमवार की देर रात एक बेहद दर्दनाक और दिल दहला देने वाला सड़क हादसा सामने आया, जिसमें तेज रफ्तार कार ने ई रिक्शा को सीधी टक्कर मारते हुए चालक को कुचल दिया और करीब 400 मीटर तक घसीट कर ले गई। इस भयावह दुर्घटना में 40 साल के लोकेश की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत और शोक फैल गया। ये ई रिक्शा वाला साइड में से आया था, जो तेज रफ्तार से गाड़ी आ रही थी। उसने ऐसी टक्कर मारी थी उसमें कि पहले तो पलटा था, पलटने के बाद उसमें दोबारा टक्कर लगी है। जैसे वो पलटने के बाद टेढ़ा हुआ है ना,
उसमें दोबारा टक्कर लगी है। उसमें से क्या जो ड्राइवर है ना, ई रिक्शे वाला, वो गिर गया साइड में, और साइड में गिरते ही उसको रूंधते हुए ले गया कम से कम 150-200 मीटर तक, उसको रूंधते हुए ले गया। शुरुआती जांच में पुलिस मान रही है कि तेज गति और चालक की लापरवाही से ये हादसा हुआ है। हालांकि सटीक कारणों का खुलासा जांच के बाद ही पता चल पाएगा। मृतक के भाई राजकुमार ने बताया कि लोकेश मेहनतकश और एक जिम्मेदार इंसान थे, जो अपने परिवार की रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए देर रात तक काम करते थे। रात को करीब 12 बजे करीब उसका रिक्शा लेके गया था उसको सवारी छोड़ने, तो स्कीमतों के पास में से आ रहा था। रात को फिर एक कार ने एक्सीडेंट मार दिया, और एक्सीडेंट होने के बाद उसकी बॉडी जो है हमको बहुत दूर आगे बताई जा रही है। तो भगत सिंह के पास में उसकी बॉडी मिली थी, जिसको लेकर के हॉस्पिटल आए थे। कार वाला घसीटा ले गया क्या? हाँ, कार वाले ने काफी लंबा उसको घसीटा है, 300-400 मीटर तकरीबन, और फिर क्या बोलते हैं उसको, हॉस्पिटल में आते ही उसने दम तोड़ दिया। अचानक हुए इस हादसे ने परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है। मोहल्ले में भी गम का माहौल है और लोगों ने दुर्घटना पर रोष व्यक्त किया है। इस हादसे ने एक बार फिर तेज रफ्तार और लापरवाह ड्राइविंग के खतरों को सामने रख दिया है, जो हर साल अनगिनत परिवारों को तबाह कर देती है। अब बात करते हैं भरतपुर जिले की, जहां से मानवता को शर्मसार कर देने वाली एक बेहद दर्दनाक तस्वीर सामने आई है। जयपुर आगरा नेशनल हाईवे पर एक अज्ञात वाहन की टक्कर से एक युवक की मौत हो गई। लेकिन हादसा इतना भयानक नहीं था जितना उसके बाद का मंजर था। घटना के बाद लगभग 1 घंटे तक सड़क पर पड़े शव के ऊपर से बेपरवाही से वाहन गुजरते रहे, जिससे मृतक का शरीर टुकड़ों में बिखर गया। इस दौरान ना तो किसी राहगीर ने रुकने की जहमत उठाई और ना ही समय रहते पुलिस को सूचना दी। जयपुर आगरा नेशनल हाईवे स्थित पंछी नगला ओवरब्रिज पर यह घटना हुई है। मलाह गांव निवासी ने बताया कि ये गलत है और लोगों को ऐसी घटनाओं में मदद करनी चाहिए। अगर लोग समय पर युवक को अस्पताल ले जाते तो शायद उसकी जान बच सकती थी, लेकिन लोग ऐसी घटनाओं से बचते हैं कि उन्हें बाद में सवाल के जवाब देने पड़ते हैं। अच्छा, आपके गांव का महेश था, उसका एक्सीडेंट हुआ था। हाँ जी। कैसे हुआ था, जानकारी दीजिए। वो यहाँ प्रोग्राम में आया था मेरे जो में, दावत खा के जैसे ही वहाँ से आया है, वैसे ही गाड़ी से एक्सीडेंट वगैरह हो गया। क्या कहेंगे, घंटे तक सब पड़ा रहा सड़क पर, लोग जाते रहे, लेकिन किसी को सूचना नहीं। अब किसी के देखो बाद में पता पड़ी है, जब वो ये गाड़ी वगैरह चढ़ गई उसके ऊपर, बाद में पता पड़ी है तो वो चल गया था, जब तक हादसा हो गया था। तो लोग अगर ले जाते जागरूक, क्या कहना चाहेंगे? अब देखो ये समय पे ही ले जाते तो जब तो वो ठीक है, वो जब तक तो गाड़ी वगैरह चढ़ गई तो खत्म हो गया था। एडवोकेट राजेश चौरसिया ने बताया कि लोगों के अंदर अब मानवता बची ही नहीं है। कोई भी हादसा हो जाता है तो लोग वीडियो बनाने लग जाते हैं। अगर एक्सीडेंट के बाद किसी घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाएं तो जान भी बच सकती है और सरकार की तरफ से इनाम भी दिया जाता है, लेकिन पता नहीं क्यों लोग मदद करने से डरते हैं। मैं ग्राम खोकर का रहने वाला हूँ। सर, क्या कहेंगे, अभी एक्सीडेंट हुआ था। मैं तो यही कह रहा हूँ कि बाय द वे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई दुर्घटना हो जाती है, तो लोगों का ये फर्ज है कि उसको उठाएं तुरंत। अगर वहाँ से कोई गुजर रहा है तो उसकी मदद करें, उसको तुरंत इलाज के लिए पहुँचाए जिससे उसकी जान बच जाए। लेकिन आजकल क्या है, लोग बड़ी कोई मानवता रही नहीं है, सीधे देख के चले जाते हैं, बहुत सी वीडियो बनाने में लग जाते हैं। अगर उसको समय पर उपचार मिल जाए तो हो सकता है उसकी जान बच जाए। अब ऐसा क्या है कि आप पता नहीं क्या हमारे यहाँ लोगों में बदलाव आ रहा है कि मानवता बिल्कुल रही नहीं है। हादसों के जिम्मेदार के अलावा वहां मौजूद लोगों की जिम्मेदारी भी बनती है। अगर कोई उनके सामने घायल पड़ा है तो उसकी मदद करे। कम से कम लोग प्रशासन और पुलिस को तुरंत इसकी सूचना तो दे ही सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हादसे होते हैं और समय पर इलाज न मिलने के कारण लोगों की मौत हो जाती है और इसका आंकड़ा बहुत बड़ा है। लेकिन भरतपुर में मानवता पर सवाल उठाने वाली इस घटना ने शर्मसार कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। वहीं कोटा पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया जो सरकारी नौकरी की परीक्षाओं में नकल करवाता था। इसमें परीक्षा सेंटर पर पर्यवेक्षक भी शामिल होते थे और इस मामले का खुलासा तब हुआ जब एमटीएस की ऑनलाइन परीक्षा में हंगामे और गड़बड़ी की खबर सामने आई। शिकायत करने के बाद पुलिस ने जब सीसीटीवी कैमरे और सबूतों की जांच की तो पुलिस भी हक्की बक्की रह गई कि ऑनलाइन परीक्षा में आखिर कोई कैसे नकल करवा सकता है। ऑनलाइन परीक्षा के दौरान मोटी रकम लेकर
चीटिंग कराने वाले इस गिरोह के 4 आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है कि यह गिरोह और किन परीक्षाओं में एक्टिव रहा है। कोटा से हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कोटा पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो ऑनलाइन परीक्षा में मोटी रकम लेकर नकल करवाने का काम कर रहा था। पुलिस ने परीक्षार्थियों की शिकायत के बाद जैसे ही जांच की तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। कोटा पुलिस इस गिरोह के तार जोड़ने में जुटी हुई है। कोटा पुलिस की गिरफ्त में आए ये चारों आरोपी परीक्षा में नकल करवाने के बदले मोटी रकम वसूल रहे थे। लेकिन कोटा में आयोजित हुई एक परीक्षा में इनकी करतूत को परीक्षार्थियों ने न सिर्फ उजागर कर दिया बल्कि पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई तो कोटा पुलिस ने इस गिरोह पर ऐसा शिकंजा कसा कि इस खेल से जुड़े अन्य लोगों पर भी कोटा पुलिस जल्द कार्रवाई करने वाली है। दरअसल 27 नवंबर को सेंटर काउंसिलिंग ऑफ रिसर्च आयुर्वेद साइंस में मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि MTS की ऑनलाइन परीक्षा थी। आयुर्वेदिक साइंस में MTS की परीक्षा में नकल हुई। 27 नवंबर को हुई थी परीक्षा। मल्टीटास्किंग स्टाफ की ऑनलाइन परीक्षा ली गई थी। परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक एक अभ्यर्थी को लगातार कॉपियां दे रहा था। अन्य अभ्यर्थियों के हंगामा करने पर विवाद शुरू हुआ। रिपोर्ट दर्ज करवाने पर पुलिस जांच में खुलासा हुआ है। प्रिंटेड कॉपी और CCTV फुटेज से पुष्टि हुई है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। चारों आरोपियों को 6 दिसंबर तक पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। परीक्षार्थी रवि प्रताप सिंह ने शिकायत दी थी कि सीट नंबर 45 पर बैठे अभ्यर्थी को पर्यवेक्षक बार बार उत्तरों की प्रिंटेड कॉपी दे रहा है। विरोध करने पर पर्यवेक्षकों ने शिकायतकर्ता और एक अन्य अभ्यर्थी मदन सिंह से धक्का मुक्की की। नकल सामग्री नष्ट करने की कोशिश भी की। इस दौरान परीक्षार्थियों ने हंगामा कर दिया और परीक्षा केंद्र से बाहर निकल आए। परीक्षार्थियों ने नकल करने वाला प्रिंटेड पेपर भी पुलिस को सौंप दिया और इस पूरे मामले में नकल गिरोह के सक्रिय होने के आरोप के साथ रिपोर्ट दर्ज करवाई गई, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कोटा ऑनलाइन IT एजुकेशन सेंटर को सील कर दिया। वहां से उपकरण, प्रिंटेड नकल सामग्री और CCTV फुटेज जब्त कर लिए गए और जब पुलिस ने अपनी जांच को आगे बढ़ाया तो परीक्षार्थियों द्वारा लगाए गए आरोपों की पुष्टि हो गई और पुलिस ने मौके पर जांच टीमों से मौका निरीक्षण भी करवाया। CCTV फुटेज और तकनीकी विश्लेषण के आधार पर पुलिस ने नकल कराने के 4 आरोपियों में नितिन पहाड़िया, सूरज सिंह धनगर, विनय कुमार और सागर करुवान को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल न्यायालय ने 6 दिसंबर तक इन सभी को पुलिस रिमांड पर सौंपा है। 27 तारीख को एक सेंट्रल गवर्नमेंट के आयुष विभाग के कुछ वैकेंसीज के बारे में एग्जाम कंडक्ट किए जा रहे थे यहाँ RK-पुरम थाना क्षेत्र में कोटा में ही। तो उसमें शिकायत मिली अभ्यर्थियों से कि कुछ परीक्षा के दौरान जो ऑनलाइन कंप्यूटर एग्जामिनेशन था बहुत सारे अभ्यर्थियों के पास सोल्ड उत्तर सीटें थी, उनकी फोटोकॉपी थी रफ काम की सीट के साथ और वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने वाले लोग ही उन्हें प्रोवाइड कर रहे थे। इस पर उन्होंने हंगामा भी किया और थाने पर इससे संबंधित रिपोर्ट दर्ज कराई। तो हमने रिपोर्ट दर्ज करके और इसमें अभी 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। प्रथम दृष्टया ये बात आई है कि वहाँ इस राष्ट्रीय महत्व की इस परीक्षा में व्यापक स्तर पे नकल करवाई जा रही थी। तो इसमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और लोगों की संलिप्तता है उसके बारे में अनुसंधान कर रहे हैं और भी फर्दर गिरफ्तार हैं। दरअसल पुलिस ने परीक्षा केंद्र से जब्त कंप्यूटर और प्रिंटेड सॉफ्ट कॉपी का मूल प्रश्न पत्र से मिलान किया, जिसमें बड़ी संख्या में उत्तर हूबहू समान पाए गए। पुलिस की जांच में ये बात सामने आई है कि ये लोग परीक्षा के पहले दिन से ही नकल करवा रहे थे। 27 नवंबर को भी इन्होंने कई लोगों को सीधे चीटिंग करवाई। पुलिस को कई सारे चिट मौके पर मिले। इस नकल के खेल में पेपर करवाने वाली एजेंसी के भी कई लोग गिरोह में शामिल हैं। फिलहाल 4 आरोपी पकड़े गए हैं, इनसे भी पूछताछ की जा रही है। अन्य आरोपी के पकड़ में आने के बाद कई खुलासे होने की उम्मीद है। पुलिस अब ये भी पूछताछ कर रही है कि इन्होंने एक स्टूडेंट से कितने पैसे लिए और कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं। यही नहीं, पुलिस उन सवालों के भी जवाब तलाश रही है कि अब तक किन किन परीक्षाओं में इन लोगों ने नकल का खेल खेला है। और राजस्थान की CID इंटेलिजेंस ने कार्रवाई करते हुए पाक की खुफिया एजेंसी ISI के एक जासूस को गिरफ्तार किया।
सीआईडी इंटेलिजेंस ने जासूस को 10 दिनों की रिमांड पर लिया है। श्रीगंगानगर से गिरफ्तार जासूस आईएसआई के लिए राजस्थान में एक्टिव और ट्रेंड एजेंट के रूप में वहां पर काम कर रहा था। सीआईडी इंटेलिजेंस ने जब उस जासूस से पूछताछ की तो उसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। क्या हुए हैं जरा आगे इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। राजस्थान बॉर्डर पर जासूसी का साया, कितनों को सीक्रेट जाल में फंसाया। हथियार, ड्रग्स के तस्करों पर शिकंजा। पाकिस्तान कस रहा जासूसी का पंजा। अप्रैल 2025 में पहलगांव आतंकी हमले के बाद मई में हुए ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने अब तक भारत के सीक्रेट मिशन को जानने के लिए अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया। अब तक ड्रोन के जरिए सिर्फ मादक पदार्थ, हथियार, नकली नोटों की तस्करी पाकिस्तान कर रहा था, लेकिन अब आईएसआई ने भारत में बैठे हुए तस्करों को सीधे अपने नियंत्रण में लेने के लिए जासूस बनाना शुरू कर दिया है। श्रीगंगानगर से पकड़े गए जासूस प्रकाश सिंह उर्फ बादल को भी आईएसआई ने रिक्रूट किया था। प्रकाश सिंह उर्फ बादल ने व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए पहले आईएसआई से ट्रेनिंग ली और ट्रेनिंग लेने के बाद आईएसआई से मिले निर्देशों के बाद प्रकाश ने एक्टिव होकर काम करना शुरू कर दिया। जासूस प्रकाश सिंह पहले ड्रग्स की स्मगलिंग करता था। ऑनलाइन आईएसआई से ट्रेनिंग लेने के बाद फिरोजपुर पंजाब का रहने वाला प्रकाश सिंह पाकिस्तान से आने वाली ड्रग्स की सप्लाई को भारत के अलग अलग राज्यों में करने लगा। आईएसआई के जरिए राजस्थान के बॉर्डर इलाकों पर ड्रोन के जरिए ड्रग्स गिराई जाती थी। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान से बॉर्डर पर ड्रोन से आने वाली ड्रग तस्करी का सबसे बड़ा सरगना भी प्रकाश सिंह ही है। पाकिस्तानी हैंडलर से ड्रग लेकर तस्करों तक पहुंचाना और उसे सप्लाई करने तक का काम खुद करता था। इंटेलिजेंस की टीम ने जासूस प्रकाश को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने प्रकाश सिंह को 11 दिसंबर तक पीसी रिमांड पर भेजा। वहीं इंटेलिजेंस की टीम अब आरोपी को रिमांड पर लेकर तस्करी के इस नेटवर्क का पता लगा रही है। ये पुलिस कस्टडी के लिए हमने सीख किया था और पुलिस कस्टडी 10 डेज की हमने मांगी थी। 10 डेज की पुलिस कस्टडी स्वीकृत की है न्यायालय ने। देखिए एलिगेशन अपने जो एलिगेशन थे वो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के थे। सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 9 और सेडिशन का अपराध इसने किया है और ये क्लियरली एविडेंस, डायरेक्ट एविडेंस हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हैं। जासूस प्रकाश सिंह और बादल साइंस का स्टूडेंट रहा है और डी फार्मा यानी फार्मासिस्ट कर चुका है। आपको बता दें कि राजस्थान, पंजाब, गुजरात, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर एरिया के चप्पे चप्पे से प्रकाश सिंह वाकिफ था। खुद को मार्बल का मिस्त्री बताकर शातिर तरीके से प्रकाश पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को सेना से जुड़े हुए फोटो, वीडियो समेत अन्य सामरिक महत्व की जानकारियां शेयर कर रहा था। 12वीं तक की पढ़ाई करने वाला जासूस प्रकाश सिंह कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का अच्छा एक्सपर्ट है। प्रकाश सिंह 13 साल पहले इंटरनेशनल ड्रग तस्करी के मामले में साल 2012-13 में हीरोइन के साथ पकड़ा गया था। सितंबर 2014 तक पंजाब की जेल में रहा। इस दौरान अमृतसर के ड्रग स्मगलरों के लिए मुख्य भूमिका के तौर पर प्रकाश सिंह काम करने लगा, लेकिन जेल के बाहर आते ही वो 2015 से बॉर्डर पर पाकिस्तान से आने वाली हीरोइन की तस्करी में लिप्त हो गया। आईएसआई के जरिए आने वाली हीरोइन को बॉर्डर पर भेजने की लोकेशन भी प्रकाश सिंह पाक हैंडलर्स को बताता था। ड्रग्स की धंधे में आईएसआई का दिल जीतने के बाद ऑपरेशन सिंदूर के दौरान प्रकाश सिंह जासूसी करने लग गया। 27 नवंबर को श्रीगंगानगर के साधुवाली सैन्य छावनी के पास संदिग्ध गतिविधि की सूचना पर आरोपी सीआईडी इंटेलिजेंस के हत्थे चढ़ गया। आरोपी से मिले हुए मोबाइल और गैजेट से पाकिस्तान के साथ जासूसी के अहम सबूत भी मिले। राजस्थान की सीआईडी इंटेलिजेंस ने पाकिस्तान के रिक्रूटेड आईएसआई एजेंट को गिरफ्तार किया है। राजस्थान के गंगानगर से प्रकाश उर्फ बादल को पकड़ा है। ये राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल और पंजाब में जाकर भारतीय सेना की गोपनीय सूचना पाकिस्तान को देता था और सोशल मीडिया के माध्यम से ये
उन तक ये सूचनाएं पहुंचा रहा था। जो बादल है वो 2012-13 में जेल भी जा चुका है। 14 में जब जेल से बाहर आया उसके बाद से लगातार तस्करी के मामले में लिप्त था। दरअसल ये पाकिस्तान के जो तस्कर है, जो ड्रोन के माध्यम से भारत में हेरोइन और ड्रग्स सप्लाई करता है, उसका मेन किंग पिन, मुख्य साजिश करता था। वहाँ से ड्रोन से नशा आता था, उसको उठाता था और ये भारत में सप्लाई करता था। इसलिए इसने पाकिस्तान के जो तस्कर है उनका दिल जीत लिया। फिर उसके बाद उन्हीं तस्कर, पाकिस्तान के तस्करों के माध्यम से ये पाकिस्तान की ISI एजेंट के संपर्क में आया और तब से ऑपरेशन सिंदूर से, यानी कि पिछले 1 साल से ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के लिए जासूसी कर रहा था। और ये इसको अब तक जो है लगभग 1.5 लाख रुपए, सूत्र जैसे बता रहे 1.5 लाख रुपए इसने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी से लिए भी थे। और इसको ये कहा जाता था कि ये जहाँ भी जाएगा तो गूगल कैमरा के माध्यम से, ऐप के माध्यम से ही ये अब जो अपनी जो फोटो वीडियो है वो भेजेगा, ताकि एक पिन पॉइंट और एग्जैक्ट जो सूचना है वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को पहुंच जाए। इसके साथ ही रेलवे ट्रैक की भी इसने फोटो वीडियो बनाकर भेजा था। इसके साथ ही जो इसने पैसे लिए वो UPI के माध्यम से इसने पैसे लिए। इसके साथ ही बड़ा खुलासा ये भी हुआ कि इसने 3 से 4 नंबर, हमारे भारतीय नंबर, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को दिए। OTP के माध्यम से इसने OTP दिए और वहाँ पर चालू हुए और वहाँ से हनी ट्रैप का लगातार जो शिकार है हमारे जो सेना के जवान हैं उनको बनाया जा रहा था। क्योंकि जब कोई बात करता है तो उसके सामने इंडियन नंबर आता है तो वो इजीली बात कर ले। तो इस तरह से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के लिए काम कर रहा था। बहरहाल 10 दिन की इसको रिमांड पर लिया गया, इससे पूछताछ की जा रही है और आगे पूछताछ में और भी कई महत्वपूर्ण खुलासे होने की संभावना बनी हुई है। प्रकाश सिंह पाकिस्तानी तस्करों के माध्यम से ही पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के संपर्क में आया। जासूस प्रकाश ने 1 साल में UPI के माध्यम से 1.5 लाख रुपए लिए। NIA, मिलिट्री इंटेलिजेंस, राजस्थान, CID इंटेलिजेंस और अन्य एजेंसियां लगातार प्रकाश से पूछताछ कर रही हैं। बताया जा रहा है कि पिछले 1 साल में वो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा है। बड़ी बात यह है कि वो गूगल ऐप कैमरा के माध्यम से भारतीय सेना की फोटो, वीडियो पाकिस्तान को भेज रहा था। इसमें एकदम सटीक लोकेशन मिल जाती है। आरोपी फिरोजपुर पंजाब का रहने वाला है। इसके साथ ही आरोपी ने पाकिस्तानी एजेंट को भारतीय नंबर भी दे रखे थे, यानी कि पाकिस्तान की एजेंसी भारत के नंबर से भी व्हाट्सएप चला रही थी, जो कि भारतीय सेना को हनी ट्रैप में फंसाने के काम में लिया जा रहा था। ऐसा बताया जा रहा है कि प्रकाश ने पंजाब में रेलवे ट्रैक की सूचना भी पाकिस्तान को भेजी है। CID इंटेलिजेंस की टीम रिमांड पर लेकर आरोपी से डिजिटल डाटा से जुड़ी सारी बातों का परीक्षण करेगी। जासूस प्रकाश सिंह से पूछताछ कर अब CID इंटेलिजेंस की टीम राजस्थान, पंजाब और गुजरात के बॉर्डर पर होने वाली तस्करी के नेटवर्क को भी तोड़ेगी। जासूस प्रकाश के नेटवर्क में पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात में कौन कौन लोग जुड़े हैं, इसका पता लगाने में अब CID की टीम भी जुट गई है। NDTV राजस्थान के लिए जयपुर से संवाददाता दीपक चावला की रिपोर्ट।